नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम 23 की तिकड़म। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी मुद्दों पर और आपको कराएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों के हर पहलुओं से रूबरू। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 23 के तिकड़म में हम हर बार मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर वहां के क्या कुछ मुद्दे हैं, उम्मीदवारों के कितने दावे हैं और क्या कुछ जनता की उम्मीदें हैं इस बार के चुनाव से, ये सब हम आपको विस्तार से सिलसिलेवार जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज बारी है सीधी विधानसभा सीट की। तो सीधी विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के सीधी जिले की एक सीट है। ये सीधी लोकसभा सीट का हिस्सा है जो बघेलखंड इलाके में पड़ता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर केदारनाथ शुक्ल ने 53,115 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 2,360 मतों के अंतर से हरा दिया था। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सीधी जिला अति पिछड़ा क्षेत्र में शामिल होकर भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। सीधी जिला चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा खनिज संपदा से संपन्न जिला है। औद्योगिक क्षेत्र के मामले में 24 मई 2008 में सीधी जिला से सिंगरौली जिला अलग हो गया था, जिससे यहाँ रोजगार के कोई साधन न होने के कारण लोगों को पलायन करना पड़ा। सबसे खास बात यह है कि आजादी के 75 साल के बाद भी आज तक सीधी जिला रेलवे की सुविधा से वंचित है, जिस पर खनिज संपदा से भरपूर कोई भी इन्वेस्टर्स अपना उद्योग स्थापित करने से परहेज करते हैं। सीधी जिला मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी जिलों में से एक है। सीधी एक शहर और नगरपालिका है। ये सीधी जिले का मुख्यालय भी है। सीधी जिला मध्य प्रदेश राज्य के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतिबिंब है। यह राज्य उत्तर पूर्वी सीमा को बनाता है। सीधी जिला प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास का भंडार है। सीधी जिला चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है और खनिज संपदा से भी परिपूर्ण है। 24 मई 2008 में सीधी जिला से सिंगरौली जिला अलग हो गया था। सीधी विधानसभा निर्वाचन क्रमांक 77 के अंतर्गत लगभग कुल जनसंख्या 4,37,474 है, जिसमें 2,49,189 वोटर अपने प्रतिनिधि को चुनकर मध्य प्रदेश विधानसभा में भेजते हैं। कुल वोटर में पुरुष 1,29,344 है और फीमेल वोटरों की संख्या 1,19,842 है। इसके साथ ही 3 की इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल शासन के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। भाजपा से केदारनाथ शुक्ल को 69,297 वोट मिले थे। कांग्रेस से कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी को 49,311 वोट मिले थे। बसपा से मनोज कोल को 7822 वोट मिले थे। निर्दलीय से राम प्रताप सिंह यादव को 4710 वोट मिले थे। निर्दलीय से शैलेंद्र तिवारी को 1721 वोट मिले थे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से विश्वनाथ यादव को 1124 वोट मिले थे। पीपल्स पार्टी से राजकुमार जायसवाल को 760 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी से राम बिशल विश्वकर्मा को 694 वोट मिले थे। 2003 में सीधी जिले का परिसीमन होने के कारण गोपद, बनास और सीधी के विधानसभा क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ था। इस कारण अपना विधानसभा में वर्चस्व रखने वाले नेता अलग होकर पंडित केदारनाथ शुक्ल गोपद से बनास में निकलकर सीधी विधानसभा में आ गए। वहीं सीधी विधानसभा में अपना वर्चस्व रखने वाले कांग्रेस के इंद्रजीत कुमार सिहावल विधानसभा चले गए। हालांकि वर्तमान के भाजपा विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला गोपद, बनास में भी भाजपा प्रत्याशी के रूप में 1998 में भंवर सिंह को परास्त कर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। यह वही जिला है जहां अभी हाल ही में पेशाब कांड काफी सुर्खियों में रहा है और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सियासी भूचाल सा आ गया था। जहां आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया आदिवासियों को भोपाल में चरण पखार कर सम्मान किया, वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा चेहरे को गंगा जल से धोकर पवित्र किया गया।
विमलेश द्विवेदी, एशियन न्यूज, सीधी। तो सीधी जिले में आदिवासी युवक के साथ हुई घटना को कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान को मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरेगी। वहीं जिले में ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे जनता आज भी वंचित है। इसी के साथ इस बार के चुनाव में और कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। सीधी जिले में आदिवासी युवक के साथ हुई घटना को कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरेगी। विधानसभा के मानसून सत्र में इस विषय को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। साथ ही आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में यात्रा भी निकालकर भाजपा के आदिवासी हितैषी होने के दावे की वास्तविकता भी बताई जाएगी। बता दें, प्रदेश में 47 विधानसभा क्षेत्र आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। 30 से अधिक विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, जिस कारण पार्टी प्रत्याशी 31 सीटों पर विजय रहे थे। सीधी में आदिवासी युवक के साथ हुई घटना ने पार्टी को भाजपा को घेरने का एक और मौका दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि इस विषय को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। आदिवासी कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एकता परिषद इसे लेकर आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में स्वाभिमान यात्रा निकालकर भाजपा को घेरने का काम करेगी। इस दौरान यह बताया जाएगा कि चाहे वनाधिकार पट्टे का मामला हो या पेशा कानून का, भाजपा ने सदा ही आदिवासियों के साथ गलत किया है। विमलेश द्विवेदी, एशियन न्यूज, सीधी। तो चलिए, सीधी विधानसभा की क्या कुछ तस्वीर है, यहाँ के मुद्दे क्या है, ये तो हमने आपको बताया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सीधी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों और अपनी आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहना है उम्मीदवारों का, अपनी दावेदारी को लेकर वे कितने आश्वस्त हैं, ये हम जानते हैं। सीधी जिले की इस विधानसभा सीट में 1972 से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सीट रही और सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने कमबैक किया और उस कमबैक के तहत इन्होंने जिस प्रकार से लोगों का भरोसा जीता है, तो आज मैं उनसे रूबरू होने का प्रयास करूंगा। इस सीधी जिले की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसको आप लोगों का भरोसा किस प्रकार से आपने जीता है और सफल हो पाए हैं। किसी भी क्षेत्र में छवि खराब होना और छवि खराब करने की कोशिश करना, इन दोनों बातों में अंतर है। जिन लोगों ने छवि को खराब करने की कोशिश की, जनता उनको अच्छी तरह से पहचानती है और उससे मेरी छवि खराब नहीं होती है, बल्कि षड्यंत्रकारी बेनकाब होते हैं। अच्छा, आपकी पार्टी में ये कहा जाता है कि गुटबाजी का बहुत बड़ा आरोप लगता है, तो गुटबाजी के कारण आपको किस समस्याओं का जो है झेलना पड़ा? गुटबाजी मेरी पार्टी में नहीं, तमाम होती है। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर के प्रयास करते हैं और पार्टी सीमा को, नैतिकता की सीमा को लांघ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। आप 3 बार से निरंतर सीधी विधानसभा में फतह हासिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की एक जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हो सकता है इस बार शायद कोई मंत्री पद उन्हें मिले और हमारे क्षेत्र का कुछ अलग तरह का विकास हो पाए, तो कहीं ना कहीं इस रूप में आप क्या देखते हैं? मंत्री न बन पाने के कारण विकास में कहीं कोई कमी नहीं है। और आप मंत्रियों के क्षेत्रों को देख लीजिए और हमारे भी क्षेत्र को देख लीजिए। ऐसी कौन सी चीज है जो मंत्री अपने क्षेत्र में ले जा सकता है और मैं नहीं लाया हूं अपने यहाँ? सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज तक तो आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, लॉ कॉलेज आ गया, नर्सिंग कॉलेज आ गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ चल रहा है। मतलब जहाँ केवल एक कॉलेज था वहाँ आज 12-12 कॉलेज हैं और 12-12 कॉलेजों की नींव बन रही है।
और सारी कार्यवाहियां हो रही हैं। सिंगरौली जिला अलग होने के बाद सीधी जिले से, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र वहीं था, यहाँ था नहीं। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ लाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन जब उद्योगपति तैयार हो तब तो बात बने। उद्योगपति रेलवे के अभाव के कारण यहाँ अभी नहीं आना चाहते हैं। रेलवे हमारे यहाँ शीघ्र आ रही है, उसके बाद उद्योगों का आना यहाँ शुरू होगा, क्योंकि वह सारी परिस्थितियां यहाँ मौजूद हैं जो किसी उद्योग को पुष्पित और पल्वित करते हैं। अच्छा, टिकट को लेकर हम आपके पास आते हैं। टिकट की अफवाहें 2018 में भी ऐसा लोगों द्वारा कहा गया कि टिकट की संभावना इस बार नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी जो छवि है एक दबंग नेता के रूप में है, खासकर इस सीधी विधानसभा में, फिर भी आपने टिकट हासिल किया और टिकट हासिल कर फिर मैदान में आए। इस बार जो बीजेपी की एक गाइडलाइन है 70+, क्या लगता है इस बार टिकट की क्या पाटीदार प्राथमिकता दी जाएगी या फिर किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा? पार्टी जिस भी व्यक्ति को उचित समझती है टिकट देती है। कुछ लोग जो सोचते हैं कि पैसे के बल पर, तिकड़म के बल पर टिकट हासिल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जब तक पार्टी सोच रही है कि हमारे उम्मीदवार के रूप में ये उपयुक्त है, तब तक मुझे टिकट दे रही है और तब तक देती रहेगी। और मैं सोचता हूँ आज भी कोई कारण नहीं है कि मेरा टिकट कटेगा। चलिए, तो भाजपा को इस सीट से कितनी और क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये तो हमने उनके माध्यम से आपको बताया है। अब सीधी विधानसभा सीट में हुए विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस महिला प्रदेश महामंत्री एडवोकेट रंजना मिश्रा ने क्या कुछ कहा और क्या बात हुई हमारे सहयोगी के साथ, आइए आपको सुनाते हैं। कहा जाता है सीधी विधानसभा में 1972 से लेकर 2003 तक कांग्रेस जो है काबिज रही, लेकिन 2003 के बाद बहुत सी कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो थी, बिजली, पानी, सड़क को लेकर बीजेपी ने आपको परास्त कर अपना जो है कब्जा जमाया। इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं, किन मुद्दों के साथ आप जनता में जाएंगी? देखिए, जो बीजेपी है तो इसने विकास तो बिल्कुल किया ही नहीं। तो जो हमारा पहला मुद्दा है वो विकास का है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किसी पे भी बीजेपी का ध्यान यहाँ पे विकास करने पे नहीं रहा। तो हमारा तो जो प्रमुख मुद्दा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार और महंगाई है। कांग्रेस पार्टी में जो विगत 2018 के बाद ये देखा, ऐसा आरोप भी लगाया गया है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी होता है उसको कांग्रेस के ही कार्यकर्ता द्वारा कहीं ना कहीं गुटबाजी का आरोप दिखता है, तो इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, इसको हम गुटबाजी नहीं कहेंगे, सीधे समझने की बात ये थी कि 2003 के बाद 2008 में यहाँ का सीधी विधानसभा का जो परसीमन हुआ, तो परसीमन में जो सीधी के कुछ क्षेत्र थे वो सिहावल विधानसभा में चले गए। जो स्वर्गीय सर्वहारा वर्ग के नेता थे माननीय इंद्रजीत कुमार जी, तो वो सिहावल चुनाव लड़ने चले गए। और जो कि कमलेश्वर द्विवेदी जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, पहले उनका क्षेत्र गोपद बनास था, फिर वो सीधी विधानसभा से चुनाव लड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो गया, या कांग्रेस के वर्कर सुस्त पड़ गए या काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से, हमारी कमियों की वजह से हम चुनाव हार गए। पर अब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो है तो उसको अब बड़े मजबूती के साथ हम चुनाव। तो आज के इस अंक में हम सीधी विधानसभा क्षेत्र को लेकर लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और क्या कुछ वहां के मुद्दे हैं, दावेदारों की कितनी अपनी दावेदारी है, ये सब हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। उतरने के लिए तैयार है नेताजी। होने वाला है शंखनाद। कुर्सी के दौड़ में विपक्ष से पहले अपने ही होते हैं रेस में। अंदर खाने सज रहा शह और मात का खेल। किसका टिकट होगा कंफर्म, किसका नाम रह जाएगा वेटिंग लिस्ट पर? कौन लड़ेगा पक्ष से, कौन लड़ेगा विपक्ष से?
इसमें कौन है आगे और कौन है पीछे? किसका लगेज हो चुका है तैयार, कौन रह जाएगा प्लेटफॉर्म पर, किसको मिलेगा तत्काल कोटा और कौन होगा चुनावी एक्सप्रेस में सवार। एशियन न्यूज की एक्सपर्ट टीम हर विधानसभा में उन नामों को आपके सामने रखेगा जो टिकट की पेश कर रहे हैं दावेदारी। कौन बनेगा आपकी आवाज, कौन उठाएंगे जनता से जुड़े मुद्दे, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज का हमारा ये खास कार्यक्रम दावेदार टिकट के। दावेदार टिकट के दावेदार टिकट के दावेदार टिकट के, हर रोज शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो 23 के तिगड़म के आज के इस अंक में हम आपको मध्य प्रदेश के सीधे विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। क्या कुछ वहां के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनता को कितनी क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये हमने आपको बताया। और ब्रेक में जाने से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी को लेकर कितना आश्वस्त नजर आ रही है, ये हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी भी एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल यहाँ पर किस्मत आजमाती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामचरण सोनी ने सीधी विधानसभा सीट को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार विधानसभा में उतरेंगे? देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारी आम आदमी पार्टी का एक ही मुद्दा चलता है, सभी को शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य, और फ्री बिजली, फ्री पानी का, और जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का हमारा मॉडल है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लोग विदेशों से देखने आते हैं। तो हमारा मुद्दा किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे मैंने बताया, हम बेहतर शिक्षा देने का काम करते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि अगर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे हम रेहड़ी पटरी वाली की बात कर लें या एक मजदूर की बात कर लें, अगर उसे अपने बच्चे को पढ़ाना है और वो एक सपना नहीं देख पाता कि अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा तो मेरा बच्चा भी कल कलेक्टर बन सकता है, हमारा बच्चा भी कल एसपी बन सकता है, वो सपना नहीं देख पाता। लेकिन मैं ये निश्चित और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आएगी तो उस दिन एक रेहड़ी पटरी वाला, एक फुटपाथ व्यापारी, एक मजदूरी करने वाला, एक चप्पल सिलने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, वो भी सपना देख पाएगा कि मेरा बच्चा पढ़ के कलेक्टर बनेगा, मेरा बच्चा भी पढ़ के जज बन सकता है, मेरा बच्चा भी एसपी बन सकता है। मतलब मुख्यतः आपका बिंदु शिक्षा पर ज्यादा फोकस रहेगा। अगर हमने शिक्षा दे दी तो हमें और किसी चीज को देने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं, और शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। चूंकि 1972 से 2003 तक कांग्रेस, 2008 से लेकर 2018 तक, हालांकि पंचवर्षीय चल रही है अभी, भाजपा जो है काबिज है। हाँ, इन दोनों को कैसे प्रभाव से हटाकर आप अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी अभी 10 साल की पार्टी हुई है। अभी महज 10 साल हुए हैं आम आदमी पार्टी को बने हुए। अभी एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, और वो एक 10 साल का छोटा सा बच्चा जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं पूरे देश के अंदर। आपने देखा होगा कि जब हमारी पार्टी पहली बार दिल्ली के अंदर आई, 28 सीटों के साथ हमारी पार्टी ने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर। ये अलग बात थी कि हमारी सरकार चल नहीं पाई क्योंकि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा था। हमारी गठबंधन में सरकार हुई कांग्रेस के साथ में, और हमारी 28 सीटों के साथ 49 दिन की सरकार चली। हमने देखा कि हम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर गई। उसके बाद हमने जनता से अपील की कि अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए काम कर सकते हैं, आप हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। नहीं, ये आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। उसी पे आ रहा हूँ। तो दिल्ली की जनता ने हमें पूरा बहुमत दिया, 70 में से 67 सीटें जीत के दी। उसके बाद पंजाब में देख रहे हैं हमारी सरकार है। उसके बाद गुजरात में देखें कि जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां तक यहाँ कोई सेंध नहीं लगा पाया, वहां आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीत कर आई है और 35 सीटों पे सेकंड नंबर कर रही है आम आदमी पार्टी। गोवा के अंदर हमारे 2 विधायक हैं। मध्य प्रदेश के एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र से कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश क्षेत्र जो पिछड़ा है वो आपकी बात बिल्कुल सही कि पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन क्यों पिछड़ा है? इस मध्य प्रदेश को पिछड़ा करने में यहाँ के भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की गलतियां रही हैं, जिन्होंने अपना विकास तो किया लेकिन जनता का विकास नहीं किया। अब आ जाते हैं, आपने कहा कि इनसे कैसे लड़ पाएंगे। आपने देखा होगा कि 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया था मध्य प्रदेश की सत्ता से। लेकिन यहाँ पे कहानी ये है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो आप या भाजपा को वोट दीजिए या कांग्रेस को दीजिए, मिलना भाजपा को। आपने देखा कि कैसे तोड़ मड़ोड़ के सरकार
बनाएगी और गिराएगी। भाजपा वाले, कांग्रेस वाले कहते हैं कि विधायक ले लो, सांसद ले लो, और बोली कहाँ से लगती है? भाजपा से खरीद लेती है। तो जनता का जो अधिकार है, जनता का जो वोट का अधिकार है, उसका किस तरह दुरुपयोग करते हैं दोनों मिलके, ये आपने जीता जागता सबूत 2018 के विधानसभा चुनाव में देखा होगा। आज 15 महीने की सरकार। तो इस सीट से बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। अब इस दौड़ में शिवसेना भी शामिल है। शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने सीधी विधानसभा सीट को लेकर क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी से जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बातचीत के इस अंश के साथ। मैं उनसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि किन मुद्दों के साथ इस बार आप लोगों के उसमें जाएंगे, तो क्या मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आपके? पहले स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि शिवसेना मैदान में जरूर आएगी, लेकिन मेरा कोई विशेष व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई रुचि नहीं है चुनाव के प्रति। चुनाव के प्रति पार्टी का एक कैडर है और पार्टी लड़ाएगी। मैं बेशक कोई प्रत्याशी आएंगे सामने संगठन के, बेशक मैदान में मैं उतारूंगा और जनता के रूप में, एक विकल्प के रूप में जनता के बीच में शिवसेना मैदान में आ सकती है, फाइनली है। साथ में मैं बता दूं, बेसिक मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी सबसे बड़ा विषय है। शिक्षा आज व्यापार का केंद्र बन चुका है। जो शिक्षा के प्रति आज सरकारी गवर्नमेंट स्कूलें जो हैं, तो व्यवस्थाओं में अगर देखें तो रुचि सरकार की नहीं जा पा रही है। शिक्षा के नाम पर कह तो रही कि हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, राज्य को दे रहे हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, देश को सजग कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्राउंड जीरो पे आप सर्वे करेंगे तो शहरी स्कूलें जो हैं या ग्रामीण स्कूलें आज लबालब पानी से भरी हुई, जर्जर स्थिति में है। शिक्षा के व्यवस्था में शिक्षक जो छात्र छात्राएं, उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और सरकारी कैडर कहा जाए तो व्यापारी जो एक मान्यता होती है तो सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों को दिया जाता है। आप क्यों नहीं ऐसी व्यवस्थाएं बनाते कि स्कूल हो या कॉलेज हो? हमारे सीधी जिले में लॉ कॉलेज जैसे बहुत सारे, इंजीनियरिंग कॉलेज या बहुत सारे ट्रीटमेंट की जो भी कॉलेज होती है, उन कॉलेज को आज तक आपने दे नहीं पाया। सीधी की जनता ने यहाँ मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि सीएम साहब ने गोद लिया, लेकिन सीधी को आपने क्या दिया? सीधी की जनता को क्या दिया? सीधी की जनता को आपने सिर्फ कटोरा दिया है, बेरोजगारी का, शिक्षा और स्वास्थ्य का कटोरा। एक ऐसा कटोरा जो कि कुछ ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जनता। आज भी शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है और प्राइवेट स्कूलें लूट खसोट रही। व्यापारी जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, पढ़ाई अपनी शिक्षा नहीं दे पा रहे। जो सरकारी स्कूलें हैं वो जर्जर भवन है, सूचित व्यवस्थाएं नहीं में। मास्टरों और जो शिक्षक होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं कि आपके स्कूलों में ना रहकर वो सिग्नेचर करने आते हैं घर पे। तो शिक्षा की व्यवस्था। स्वास्थ्य की बात करें कि हमारे सीधी जिले में एक हॉस्पिटल है, 18 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन ऐसे डॉक्टर जो पदस्थ है इस टाइम पे, वो सिर्फ नेतागिरी ज्यादा बिलीव करते हैं, राजनीति पे ज्यादा यकीन करते हैं। कुर्सी की लड़ाइयां आए दिन चलती रहती है। उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था में से कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आए दिन आपने देखा होगा प्रसूताओं की सही समय पर डिलीवरी ना होने की वजह से कई गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो गई है। मौका है शीश नवाने का, वंदन का, अभिनंदन का। करेंगे आजादी के परवानों को याद, मतवालों के बलिदानों को नमन। जब हुआ स्वतंत्र भारत का सपना साकार, उस गौरव घड़ी को नमन। जिनकी बदौलत विश्व बिरादरी में शान से खड़ा हुआ हमारा वतन, उन सबको सादर नमन। शान से मनाएंगे जश्न आजादी, पूरे अभिमान के साथ लहराएंगे तिरंगा। धरती गगन में गूंज उठेगा मां भारती का जय घोष। एशियन न्यूज की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।